सभी को नमस्कार। मैं विकास बढ़िया, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महिला महाविद्यालय झुंझुनू। विद्यार्थियों, पिछला जो वीडियो था उसमें हमने राष्ट्रपति के संबंध में सामान्य चर्चा की थी। आर्टिकल 52 से लेकर और आर्टिकल 71 तक जो भी प्रावधान भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पद के लिए किए गए हैं उन पर हमने सामान्य चर्चा की थी, जिसमें राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, इन सब मुद्दों पर हमने सामान्य चर्चा पिछले वीडियो में की थी। आज का जो ये वीडियो है इसमें हम राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान जो है उसमें राष्ट्रपति को दो प्रकार की शक्तियां प्रदान की गई हैं। एक वो शक्तियां हैं जिनका प्रयोग राष्ट्रपति है वो सामान्य परिस्थितियों में करता है, जिनको सामान्यकालीन शक्तियां कहा गया है। दूसरी वो शक्तियां हैं जिनका प्रयोग भारत का राष्ट्रपति आपातकाल में करता है, जिनको हम संकटकालीन शक्तियों के नाम से जानते हैं। सामान्यकालीन जो शक्तियां हैं उसके अंतर्गत राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं, उन शक्तियों के ऊपर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। संक्षेप में थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूं कि सामान्यकालीन शक्तियों में जैसे कार्यपालिका संबंधी शक्ति आती है, विधायी शक्ति उसमें शामिल है, वित्तीय शक्ति उसमें शामिल है, न्यायिक शक्तियां भारतीय राष्ट्रपति को प्रदान की गई हैं, संविधान संशोधन संबंधी शक्तियां भारत के राष्ट्रपति को प्रदान की गई हैं, सैन्य क्षेत्र में शक्तियां प्रदान की गई हैं, वैदेशिक क्षेत्र में शक्तियां प्रदान की गई हैं, संविवेकीय शक्तियां भारत के राष्ट्रपति को प्रदान की गई हैं, क्षमादान संबंधी शक्तियां भारत के राष्ट्रपति को प्रदान की गई हैं। तो आज के इस वीडियो में एक एक करके हम भारतीय जो राष्ट्रपति की जो सामान्यकालीन शक्तियां हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, मैंने अभी आपको बताया है कि राष्ट्रपति जो है उसको दो प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं, सामान्यकालीन और संकटकालीन। तो सामान्यकालीन शक्तियों में सबसे पहले हम लेते हैं कार्यपालिका संबंधी शक्ति। कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में जैसा कि अपन ने पहले भी पढ़ा है, आर्टिकल जब 53 को पढ़ा था तो उसमें हमने स्पष्ट शब्दों में देखा था कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होती है और उसका प्रयोग वह या तो स्वयं करता है या अपने अधीनस्थों के माध्यम से कराता है। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? भारत के राष्ट्रपति में निहित है और इसका प्रयोग वह या तो स्वयं करता है या अपने अधीनस्थों के माध्यम से कराता है। तो कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अब देखिए, भारत का जो राष्ट्रपति है वो विभिन्न जो पदाधिकारी हैं उनकी नियुक्ति करता है। विभिन्न पदाधिकारी जैसे कौन कौन हैं जिनकी नियुक्तियां भारत का राष्ट्रपति करता है? तो इसमें देखिए, भारत का प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री की सहायता से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। विभिन्न राज्यों के जो राज्यपाल हैं और जो केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनमें जो उपराज्यपाल, प्रशासक, इनकी नियुक्तियां हैं और भारत का जो राष्ट्रपति है वो करता है। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत का महान्यायवादी जो है, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य निर्वाचन आयुक्त, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य, वित्त आयोग के अध्यक्ष, राजभाषा आयोग के अध्यक्ष, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य।
इन सब की जो नियुक्तियां हैं वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं। अब देखिए, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 77 है उसमें ये प्रावधान किया गया है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका की जो कार्यवाही है वो राष्ट्रपति के नाम से संपादित की जाएगी। यानी जितनी भी कार्यपालिका संबंधी कोई कार्यवाही होगी वो किसके नाम से संपादित की जाएगी? वो राष्ट्रपति के नाम से संपादित की जाएगी। अगला जो आर्टिकल है 78 वो महत्वपूर्ण है। इसमें क्या प्रावधान किया गया है? इसमें ये प्रावधान किया गया है कि भारत का राष्ट्रपति संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक जानकारियां प्रधानमंत्री से मांग सकता है। कहने का मतलब है कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी यह जिम्मेदारी है कि वो जो भी कार्यवाही हैं मंत्रिपरिषद की उन कार्यवाहियों से भारत के राष्ट्रपति को अवगत करवाएगा और राष्ट्रपति जब चाहे इस संबंध में प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त कर सकता है। तो ये तो थी भारतीय राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। सामान्यकालीन शक्तियों में दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण जो शक्ति है भारत के राष्ट्रपति की वो है विधायी शक्ति। विधायी शक्तियों में सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो संसद का अभिन्न अंग है। जैसा कि अनुच्छेद हम 79 की बात करते हैं जिसमें संसद के गठन संबंधी प्रावधान है, तो इसमें भी स्पष्ट शब्दों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि भारत की जो संसद है वो तीनों से मिलकर बनेगी। तीनों का मतलब क्या है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों से मिलकर संसद का गठन किया जाएगा। तो इसमें राष्ट्रपति को सम्मिलित किया गया है। तो भारत का जो राष्ट्रपति है वो संसद का अभिन्न अंग है। यद्यपि भारत का जो राष्ट्रपति है वो संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होता है, न तो वो लोकसभा का सदस्य होता है और न ही राज्यसभा का सदस्य होता है। लेकिन भारत का जो राष्ट्रपति है वो संसद का अभिन्न अंग है। राष्ट्रपति को संसद का अधिवेशन बुलाने, समाप्ति की घोषणा करने का अधिकार प्राप्त है और संसद के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के मध्य 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होगा। राष्ट्रपति किसी सदन का सत्रावसान कर सकता है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण जो शक्ति है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 में है वो क्या है कि राष्ट्रपति लोकसभा को समय से पहले भी भंग कर सकता है। आवश्यकता पड़ने पर या मान लीजिए कोई ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 85 है उसमें ये प्रावधान किया गया है कि भारत का राष्ट्रपति लोकसभा है उसको समय से पहले भंग कर सकता है। अब देखिए, अगली जो सबसे महत्वपूर्ण जो शक्ति है विधायी शक्तियों में ही वो है अभिभाषण की शक्ति, अभिभाषण करने के संबंध में शक्ति। देखिए, जब भी कोई नया सत्र प्रारंभ होता है या नई सरकार का गठन होता है तो राष्ट्रपति वो अभिभाषण करता है। ये जो राष्ट्रपति जो अभिभाषण करता है ये भारत की मंत्रिपरिषद द्वारा तैयार किया जाता है। तो राष्ट्रपति को अभिभाषण के संबंध में भी शक्तियां प्रदान की गई हैं। अगली जो सबसे महत्वपूर्ण जो शक्ति है उसमें ये है कि राष्ट्रपति लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों को संबोधित करता है। इसके अलावा सबसे जो महत्वपूर्ण जो बात है वो है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना। तो आवश्यकता पड़ने पर भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 108 है उसमें ये प्रावधान किया गया है कि भारत का राष्ट्रपति आवश्यकता पड़ने पर साधारण विधेयकों के संबंध में दोनों सदनों में यदि किसी भी प्रकार का कोई मतभेद पैदा होता है तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है।
देखिए, यहाँ पर मैंने कहा कि साधारण विधेयकों के संबंध में इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि संविधान संशोधन संबंधी विधेयकों के संबंध में और वित्तीय विधेयकों के संबंध में राष्ट्रपति को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार प्रदान या शक्ति प्रदान नहीं की गई है। केवल साधारण विधेयकों के संबंध में भारत का जो राष्ट्रपति है वो दोनों सदनों में किसी भी प्रकार का यदि कोई मतभेद पैदा होता है तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। देखिए, अभी तक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति ने केवल अभी तक 3 बार संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें बुलाई हैं। कब कब? पहली बार 1961 में दहेज संबंधी विधेयक पर, दूसरी बार 1978 में बैंकिंग संबंधी विधेयक पर और तीसरी बार 2002 में आतंकवादी निरोधक कानून पोटा को लागू करने के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई है। अब देखिए, विधायी शक्तियों में सबसे महत्वपूर्ण जो शक्ति है वो है भारतीय राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। भारत का जो राष्ट्रपति है वो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। अब देखिए, इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो 2 नंबर में अक्सर पूछे जाते हैं कि ये पूछा जा सकता है कि अध्यादेश क्या होता है। तो इस संबंध में अपन चर्चा करते हैं कि जब संसद का अधिवेशन नहीं होता है और जब संसद का अधिवेशन नहीं होता है तो देश में कई बार क्या है कि ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं कि तुरंत कानून बनाने की आवश्यकता होती है। तुरंत कानून बनाने की आवश्यकता होती है तो इस समय भारत का जो राष्ट्रपति है जो आदेश जारी करता है और जो कानून की तरह ही मान्य होता है तो वो क्या कहलाता है? वो अध्यादेश कहलाता है। और ये मैंने अभी आपको बताया है कि राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है वो उस परिस्थितियों में जारी किया जाता है जब संसद के दोनों सदन सत्र में नहीं होते हैं और राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं कि कानून निर्माण करना आवश्यक है। तो ऐसी परिस्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा और संसद का सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के भीतर भीतर इसे अनुमोदित करा लेना होगा, अन्यथा यह प्रभाव में नहीं रहेगा। मेरा कहने का मतलब ये है क्या है, वो बिना संसद की स्वीकृति के 6 सप्ताह तक, और यदि 6 सप्ताह के बाद में यदि संसद उसको पारित कर देती है तो उसको 6 महीने के लिए लागू किया जा सकता है। तो पहली शक्ति अपन ने पढ़ी थी भारतीय राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्ति, दूसरी शक्ति पढ़ी थी अपन ने विधायी शक्ति या कानून निर्माण के क्षेत्र में शक्ति। अब जो तीसरी जो महत्वपूर्ण शक्ति है भारत के राष्ट्रपति की वो है वित्तीय शक्ति, यानी वित्तीय क्षेत्र में भारत के राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियां प्रदान की गई हैं। तो वित्तीय क्षेत्र में देखिए, सबसे पहली बात तो सबसे महत्वपूर्ण जो शक्ति है वो ये है कि कोई भी जो वित्तीय विधेयक होता है, कोई भी वित्तीय विधेयक होता है, आप सभी को पता है कि वित्तीय विधेयक जो हैं उनको केवल लोकसभा में ही रखा जा सकता है, राज्यसभा में वित्तीय विधेयकों को नहीं रखा जा सकता। लेकिन कोई भी जो वित्तीय विधेयक है वो लोकसभा में भी राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही रखा जा सकता है। लोकसभा में वित्तीय विधेयकों को रखने से पहले राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक है। तो वित्तीय क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण या पहली बात क्या हुई? पहली बात ये हुई कि कोई भी जो वित्तीय विधेयक है उसको लोकसभा में रखने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी। वित्तीय क्षेत्र में जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है वो है बजट के संबंध में। अब देखिए, यहाँ पे स्पष्ट करना आवश्यक है कि भारतीय जो संविधान है उसमें बजट शब्द का कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। बजट शब्द का कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण जो शब्द है वो लिखा हुआ है। अब देखिए,
भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 112 है उसके अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में संसद के दोनों सदनों के सम्मुख भारत सरकार की उस वर्ष के लिए आय और व्यय का विवरण यानी बजट रखवाता है। तो प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में बजट है वो तैयार करवाना और सदन के समक्ष रखवाना, ये सारे कार्य राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं। अब देखिए भारत की जो आकस्मिक निधि होती है, देखिए भारत की आकस्मिक निधि जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 में किया गया है, और इसमें जो इमरजेंसी में ये फंड है, जो निधि है, इसको काम में लिया जाता है। और इस निधि पर भारत का जो राष्ट्रपति है उसका इसके ऊपर पूर्ण नियंत्रण होता है। वह आकस्मिक व्यय के लिए इस निधि से धनराशि दे सकता है और इसके लिए बाद में संसद की स्वीकृति लेनी आवश्यक है। अगली जो सबसे महत्वपूर्ण जो शक्ति है वित्तीय शक्तियों में, वो ये है कि आप सभी को पता है कि वित्त आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 280 है उसके अंतर्गत किया गया है। और प्रत्येक 5 वर्ष के लिए भारत का जो राष्ट्रपति है वो वित्त आयोग का गठन करता है। तो ये महत्वपूर्ण शक्तियाँ थी वित्तीय क्षेत्र में शक्तियाँ। इनमें 2 नंबर का क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि भारत के राष्ट्रपति की कोई 2 वित्तीय शक्तियाँ बतलाइए, भारतीय राष्ट्रपति की कोई 2 विधायी शक्तियाँ बतलाइए, या भारतीय राष्ट्रपति की 2 कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ बतलाइए। तो अभी तक हमने भारतीय राष्ट्रपति की 3 जो महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं उनके ऊपर डिस्कस किया है। कौन कौन सी? कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, और अब चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण जो शक्ति है भारत के राष्ट्रपति को न्यायिक क्षेत्र में भी शक्ति प्रदान की गई है। न्यायिक क्षेत्र में कौन कौन सी शक्ति प्रदान की गई है? जैसे भारत का जो राष्ट्रपति है वो उच्चतम न्यायालय और उस न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनको शपथ ग्रहण करवाता है। तो ये जो उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त करना, उनको शपथ ग्रहण करवाना, ये जो शक्तियां हैं ये भारतीय राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों में सम्मिलित की गई हैं। अगली जो सबसे महत्वपूर्ण जो शक्ति है वो है संविधान संशोधन संबंधी शक्ति। देखिए भारतीय राष्ट्रपति को जो संविधान का जो अनुच्छेद 368 है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, उसमें संविधान में संशोधन करने संबंधी प्रावधान किए गए हैं। और आप सभी को पता है कि संविधान में संशोधन जो है वो तभी समझा जाता है जब वो दोनों सदनों से पारित हो जाता है और उसके ऊपर जब अंतिम रूप से भारत का राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देता है तो ही संविधान में संशोधन समझा जाता है। तो भारतीय राष्ट्रपति को संविधान में संशोधन करने संबंधी शक्तियाँ भी प्रदान की गई हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि संविधान में संशोधन करने की 3 विधियाँ या तरीके हैं। कौन कौन से हैं? ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि भारतीय संविधान में संशोधन करने के कितने तरीके हैं। तो भारतीय संविधान में संशोधन करने के 3 तरीके या विधियां हैं। कौन कौन सी? एक तो संसद है वो साधारण बहुमत से संशोधन कर सकती है। दूसरा ये है कि संसद अपने विशिष्ट बहुमत से संशोधन कर सकती है। और तीसरा जो तरीका है उसमें यह है कि संसद अपने विशिष्ट बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उनका समर्थन भी आवश्यक है। तो चाहे पहला संशोधन हो, चाहे दूसरे तरीके का संशोधन हो, चाहे तीसरे तरीके का संशोधन हो, संशोधन कब समझा जाएगा? जब दोनों सदन उसको पारित कर देंगे और अंतिम रूप से जब राष्ट्रपति उसके ऊपर हस्ताक्षर कर देगा तभी वो संविधान में संशोधन समझा जाएगा। तो भारतीय राष्ट्रपति को संविधान संशोधन संबंधी शक्तियां भी प्रदान की गई हैं। अगली जो सबसे महत्वपूर्ण जो शक्ति है वो है सैन्य शक्तियां या सैन्य क्षेत्र में शक्तियां। अब देखिए में क्या शक्ति प्रदान की गई है। हम सभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, छोटी कक्षाओं में भी अपन ने पढ़ा है कि भारतीय संविधान का जो आर्टिकल
53 का जो दूसरा भाग है उसके अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति घोषित किया गया है। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है। तो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर जो है वो भारत के राष्ट्रपति को बनाया गया है। तो ये सैन्य क्षेत्र में भी भारत के राष्ट्रपति को शक्तियां प्रदान की गई हैं। अब देखिए अगली जो सबसे महत्वपूर्ण जो शक्ति है भारत के राष्ट्रपति की, वो है वैदेशिक क्षेत्र में शक्ति। वैदेशिक क्षेत्र में शक्ति का मतलब क्या है कि विदेशों के संबंध में भारतीय राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियां प्रदान की गई हैं। अब देखिए भारतीय संघ का संवैधानिक प्रमुख होने के नाते राष्ट्रपति वैदेशिक क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। भारत का राष्ट्रपति विदेशों में स्थित जितने भी भारत के दूतावास हैं उनमें राजदूतों की नियुक्तियां हैं, कूटनीतिक प्रतिनिधियों की नियुक्तियां हैं, वो सब राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति विदेशी जो राजदूत हैं, जो कूटनीतिक प्रतिनिधि हैं, उनको प्रमाण पत्र जारी करता है। विदेशों से जितने भी संधि और समझौते किए जाते हैं वो सभी भारत के राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। यद्यपि ये सारे कार्य प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद करती है, लेकिन ये सभी राष्ट्रपति के नाम से संपन्न किए जाते हैं। तो ये हुई वैदेशिक क्षेत्र में भारत के राष्ट्रपति की शक्तियाँ। अब देखिए ये क्वेश्चन कई बार आता है, 2 नंबर का भी पूछते हैं एग्जाम में, 5 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भारत का जो राष्ट्रपति है उसकी संविवेकीय शक्तियाँ बतलाइए, कोई 2 संविवेकीय शक्तियाँ बतलाइए। तो संविवेक का मतलब है कि राष्ट्रपति कुछ मामलों में अपने स्वविवेक का प्रयोग करते हुए उन पर निर्णय लेता है। जैसे हम बात करते हैं, मान लीजिए लोकसभा के चुनाव हुए और लोकसभा में किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, तो ऐसी परिस्थितियों में राष्ट्रपति अपने स्वविवेक का प्रयोग करते हुए अपनी इच्छा अनुसार किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त कर सकता है। तो पहली शक्ति क्या हुई? पहली स्वविवेकीय शक्ति ये हुई कि मान लीजिए कोई लोकसभा के चुनाव हुए और किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, तो ऐसी परिस्थितियों में राष्ट्रपति है वो अपने स्वविवेक का प्रयोग करते हुए क्या कर सकता है? अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त कर सकता है। अब देखिए धन विधेयकों के अलावा किसी अन्य विधेयकों को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए दोनों सदनों को वापस लौटा सकता है। तो जो विधेयक पारित होकर आए उनके ऊपर राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए उनको लौटा सकता है। ये दूसरी संविवेकीय शक्ति है। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण जो संविवेकीय शक्ति है उसमें ये है कि भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 111 है, अनुच्छेद 111, उसमें क्या प्रावधान है कि जब कोई भी विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है तब वह राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और राष्ट्रपति यह घोषित करता है कि वह विधेयक पर अनुमति देगा या नहीं देगा। पर ऐसी घोषणा के लिए संविधान में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, अतः इस संबंध में राष्ट्रपति जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है। तो एक संविवेकीय शक्ति में पॉकेट वीटो या जेबी वीटो, जिसका प्रयोग 1986 में डॉक्टर ज्ञानी जेल सिंह जो भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति थे उनके द्वारा किया गया था। तो ये संविवेकीय शक्तियों में मैंने आपको बताया है कि जैसे किसी एक दल को जब स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है लोकसभा में, तो अपनी इच्छा अनुसार किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करना, विधेयकों को पुनर्विचार के लिए लौटाना, अपनी पॉकेट में रखना, ये जितनी भी शक्तियां हैं ये भारतीय राष्ट्रपति की संविवेकीय शक्तियों में आती हैं। अब देखिए अगली जो सबसे महत्वपूर्ण जो शक्ति है वो है क्षमादान संबंधी शक्ति। भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान संबंधी शक्तियां भी प्रदान की गई हैं। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 72 है 72, उसके अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गई है। अब देखिए राष्ट्रपति जो है वो सैनिक जो न्यायालय हैं या संघीय कानून के विरुद्ध किए गए अपराध के लिए दोष सिद्ध किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, विराम या लघुकरण करने की शक्ति उसको प्राप्त होती है। मान लीजिए किसी को फांसी की सज़ा हो गई या फिर
कोई किसी की सज़ा को कम करना है, तो ये सारी शक्तियाँ भारत के राष्ट्रपति को प्रदान की गई हैं। यद्यपि इन शक्तियों का प्रयोग भारत का जो राष्ट्रपति है वो मंत्रिपरिषद की सिफारिश के आधार पर ही करता है। तो ये हुई भारत का जो राष्ट्रपति है उसकी क्षमादान संबंधी शक्तियाँ। आज का जो ये वीडियो था इसमें हमने राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों के बारे में चर्चा की है। आगामी जो वीडियो आएगा उसमें हम भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।